प्रणव से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आदर्शवादी विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों का मूल्यांकन। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आधुनिक राजनीतिक चिंतन समझा रहे हैं। आधुनिक राजनीतिक चिंतकों के अंतर्गत हमने आपको उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के चिंतकों को भी समझा दिया है, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के चिंतकों को भी समझा दिया है, जिसमें से आज हम उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को भी विराम दे रहे हैं। किसके साथ? तिलक का योगदान या मूल्यांकन। मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राजनीति विज्ञान को क्या कुछ दिया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों ने आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को क्या कुछ दिया, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। बेटा, भले ही आप पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करें, प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स इत्यादि ढेरों हैं, या फिर प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों का अध्ययन करें, मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति इत्यादि, रामायणकालीन राजनीति, महाभारतकालीन राजनीति, या फिर आप आधुनिक राजनीतिक चिंतकों का अध्ययन करें। बेटा, किसी न किसी रूप में प्रत्येक विचारक के द्वारा कोई न कोई योगदान तो ऐसा दिया जाता है जिसका कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अमूल्य योगदान होता है, अमूल्य महत्व होता है। ठीक यही बात तिलक पर भी लागू होती है। तिलक ने भी वास्तविक रूप में आधुनिक राजनीतिक चिंतनों को मैं कहूँगा बहुमूल्य सामग्री प्रदान की है, राजनीति विज्ञान को बहुमूल्य सामग्री प्रदान की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि भले तिलक का योगदान लें या मनु का योगदान लें या प्लेटो का योगदान लें, कोई न कोई ऐसी बात ज़रूर कही जाती है इनके द्वारा जो कि एक प्रकार से मैं कहूँगा सब युगों में, सब कालों में उसका महत्व होता है, उसकी उपयोगिता होती है, उसका जो है औचित्य होता है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे तिलक का योगदान या तिलक का मूल्यांकन, लेक्चर नंबर 48। बेटा, यहाँ पहले तो इसकी पृष्ठभूमि बनाएंगे हम। देखिएगा, जब हम तिलक के योगदान की बात करें तो मैंने यहाँ संकेत के लिए लिखा है 3। क्या मतलब है बेटा? जब हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन करते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन को सुविधा के लिए 3 कालों में बांट दिया जाता है। 3 कालों में कैसे बांट दिया जाता है, जैसे मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ। 1, 2, 3 3 काल। प्रथम जो काल है वो 1885 से 1905 तक माना जाता है। 1885 श्री गणेश क्यों किया? क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, एओहुम के द्वारा की जाती है। तो 1885 से 1905 तक का जो काल है वो उदार राष्ट्रीयता का काल है, जिसका नेता गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है बेटा। दूसरा काल 1906 से 1919 है, इसे उग्र राष्ट्रीयता का काल कहते हैं, जिसका नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो आज हम इसी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का जो नेता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इसके योगदान की बात करेंगे, इसके मूल्यांकन की बात करेंगे, इसके महत्व की बात करेंगे। और तीसरा जो काल है इसे कहते हैं गांधी युग, जो कि 1920 से और 1947 तक है। 1920 से 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। ये स्वतंत्रता आंदोलन का एक संक्षेप में मैंने आपको जो है चर्चा की है। अब चूँकि हमें तो तिलक के विचारों के योगदान की बात करनी है, तो शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है इंद्र विद्या वाचस्पति। लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ लिख दिया है उग्रवादी युग कहा जाता है। अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो युग था उसे उग्रवादी या गर्मपंथी या अमितवादी युग कहा जाता है। इसे जो है गर्म दल की संज्ञा भी दी जाती है। ये गर्म स्वभाव का व्यक्ति था कौन? तिलक। जबकि गोखले नरम स्वभाव के व्यक्ति, नरम दल की व्यक्ति थी, ये गर्म स्वभाव के हैं, गर्म दल के व्यक्ति हैं। तो आप इसे जो है उग्रवादी विचारधारा भी कह सकते हैं, गर्मपंथी विचारधारा भी कह सकते हैं।
अहमदवादी विचारधारा भी कह सकते हैं। कौन सी किसकी विचारधारा को? तिलक की, क्योंकि तिलक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता थे। और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता थे तो इसका मतलब क्या है कि इनका स्वभाव उग्र था। इन्होंने कहा कि भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बार बार ब्रिटिश सरकार से अनुनय विनय किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है, तो इससे भारत को आज़ादी मिलने वाली नहीं है। तिलक ने कह दिया उदार राष्ट्रवादियों से कि आप लोग भीख मांग रहे हैं, जिसे कि तिलक ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया है कि आप लोग भीख मांगते हैं। और लाला लाजपत राय ने साफ कह दिया था, लाल बाल पाल ये तीनों उग्र राष्ट्रवादी तो हैं, इन्होंने साफ कह दिया था कि भीख मांगने वालों को भीख नहीं मिलती और मिलनी भी नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली तिलक ने यहाँ भाई ये तो स्वीकार किया था कि भारत का जो हमारा मूल लक्ष्य है वो भारत की आज़ादी है। गोखले का भी लक्ष्य मूल लक्ष्य भारत की आज़ादी था, तिलक का भी मूल लक्ष्य भारत की आज़ादी था, लेकिन साधनों में अंतर है। गोखले प्रार्थना अनुनय विनय निवेदन की पद्धति की बात करते हैं, जबकि तिलक ने कह दिया कि गलत बात है, हमने कोई प्रतिज्ञा नहीं कर रखी है, जब जिस साधन की आवश्यकता होगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि खुले राजनीतिक साधन कहा जाता है। मतलब तिलक के साधनों को खुले राजनीतिक साधन का नाम दिया जाता है। अब इसकी एक एक चर्चा हम आगे करेंगे। बेटा इंद्र विद्या वाचस्पति कहते हैं तिलक के बारे में कि रात्रि के अंधकार को छिन्न भिन्न करके, क्या रात्रि में जो अंधकार होता है जबकि सूर्यास्त हो जाता है, रात्रि के अंधकार को छिन्न भिन्न करके आकाश में ऊषा काल को प्रातः काल को आकाश में ऊषा काल को आमंत्रित करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। ये बात है इसने कही है वाचस्पति ने, तो आप यहाँ पर इसको पूरा लिख लेंगे। क्या? आकाश में ऊषा काल को आमंत्रित करने वाला, मैंने डॉट किया ना, आमंत्रित करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। यहाँ तक नोट करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ 5 बिंदुओं के आधार पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के योगदान को समझेंगे कि भी तिलक का क्या योगदान है, तिलक के विचारों का क्या महत्व है, ठीक है बेटा। नंबर 1, राजनीति में यथार्थवादी एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के समर्थक। यस स्टूडेंट्स, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राजनीति में यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण के समर्थक थे। इसका क्या मतलब है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपनी नीतियों में समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन कर लेते थे, किसी निश्चित सिद्धांत से बंधे हुए नहीं थे। मतलब मूल बात यहाँ ये है कि इनकी राजनीति व्यवहारिक थी। जब भी नीति में परिवर्तन करने की बात आती थी तो तिलक उसमें परिवर्तन कर लेते थे, इसलिए तिलक की राजनीति व्यवहारिक राजनीति थी। तिलक की राजनीति यथार्थ राजनीति थी, व्यवहारिक राजनीति थी। कैसे? जैसे मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ बेटा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राजनीति में सापेक्षिक नैतिकता के सिद्धांत को अपनाते हैं। राजनीति में सापेक्षिक नैतिकता के सिद्धांत को अपनाया। मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, फिर से बोल रहा हूँ, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राजनीति में सापेक्षिक, निरपेक्ष नहीं होगा ये, सापेक्षिक नैतिकता के सिद्धांत को अपनाया। क्या मतलब है इसका? बेटा इसका मतलब ये होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई तिलक का सापेक्षिक नैतिकता का सिद्धांत क्या है, तो आप इसका उत्तर देंगे कि तिलक का सापेक्षिक नैतिकता का सिद्धांत ये है कि वो अपनी नीतियों में परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन कर लेते थे। और साध्य की प्राप्ति के लिए, तिलक का साध्य क्या था बेटा? तिलक का मूल लक्ष्य क्या था बेटा? स्वराज्य की प्राप्ति, भारत की आज़ादी। तो स्वराज्य की प्राप्ति, भारत की आज़ादी के साध्य को प्राप्त करने के लिए जिस किसी भी साधन की आवश्यकता हो उस साधन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तिलक कह रहे हैं। और इसी को कहते हैं सापेक्षिक नैतिकता। इसी के साथ में तिलक को आधुनिक कौटिल्य कहा जाता है। तिलक को आधुनिक कौटिल्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि तिलक ने साफ कहा था, क्या कहा था कि भाई हमारे साध्य की प्राप्ति के लिए, साध्य क्या है बेटा तिलक का? स्वराज्य, भारत की आज़ादी, है ना। तो साध्य की प्राप्ति के लिए जिन भी साधनों की आवश्यकता होगी उन साधनों का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने साधनों की पवित्रता की कोई सौगंध नहीं उठाई है। जैसे कि गोखले हमेशा साधनों की पवित्रता की बात करते हैं
कि भी साध्य तो भारत की आज़ादी है, लेकिन साधन भी पवित्र होनी चाहिए। लेकिन तिलक ने साफ कह दिया है कि हमने साधनों की पवित्रता का कोई संकल्प नहीं लिया है, कोई कसम नहीं उठाई, कोई सौगंध नहीं उठाया है, कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। हमें जिन साधनों की आवश्यकता होगी हम उनका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए तिलक के साधनों को, तिलक के राजनीतिक साधनों को खुले राजनीतिक साधन कहा जाता है। तिलक के राजनीतिक साधनों में 4 साधन हैं: स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है बेटा, तो इन्हें आधुनिक कौटिल्य कहा जाता है। दूसरा बिंदु, स्वराज्य की विस्तृत अवधारणा का प्रतिपादन। बेटा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही सर्वप्रथम स्वराज्य की विस्तृत, व्यापक, व्यावहारिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। हालांकि स्वराज्य के प्रथम संदेश वाहक तो थे दयानंद सरस्वती। बेटा नोट करें, स्वराज्य के प्रथम संदेश वाहक दयानंद सरस्वती थे, लेकिन स्वराज्य की अवधारणा को व्यापक, विस्तृत और व्यवहारिक स्वरूप किसने प्रदान किया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ये डिफरेंस ध्यान रखना है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। स्वराज्य की विस्तृत, सैद्धांतिक, व्यवहारिक व्याख्या का प्रतिपादन सर्वप्रथम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। मतलब वास्तव में स्वराज्य की विस्तृत, सैद्धांतिक, व्यवहारिक व्याख्या प्रतिपादित करने का श्रेय सर्वप्रथम तिलक को दिया जाता है। ठीक है, ये श्रेय किसको है बेटा? तिलक को सर्वप्रथम। हालांकि इसके स्वराज्य की अवधारणा के जो प्रतिपादक है वो दयानंद सरस्वती, लेकिन इस स्वराज्य की अवधारणा को व्यापक, विस्तृत, व्यवहारिक स्वरूप किसने दिया? तिलक ने। ये श्रेय किसको दिया जाता है? तिलक को दिया जाता है। तो ये भी तिलक का एक योगदान है। तीसरा, भारतीयता पर आधारित आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन। बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ये बेटा, भारतीयता पर आधारित आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है क्या? आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया इन्होंने, मतलब राष्ट्रवाद की अवधारणा का इन्होंने आधुनिकीकरण किया। बेटा ध्यान दीजिएगा, तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब वास्तव में भारतीयता पर आधारित आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन इन्होंने कैसे किया है तो इसको समझिएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ नोट करेंगे कि विद्वान है S.L. करंदीकर। फिर से बोल रहा हूँ, कै रे आधा न है, करंदीकर। करंदीकर कहते हैं कि आधुनिक कि तिलक आधुनिक भारत का हरक्यूलिस तथा प्रोमेथियस कहा जाता है। जरा नोट करें, आप पूरा लिखेंगे इसको। S.L. करंदीकर ने कहा है कि तिलक आधुनिक भारत का हरक्यूलिस तथा प्रोमेथियस कहा है। मतलब तिलक को, फिर से बोल रहा हूँ, तिलक को आधुनिक भारत का हरक्यूलिस, मैं समझाऊँगा इनको, हरक्यूलिस तथा प्रोमेथियस कहा जाता है। बेटा जो ये हरक्यूलिस तथा प्रोमेथियस हैं, ये वास्तविक रूप में यूनानी पौराणिक साहित्य के अनुसार टाइटेन वंश के, फिर से बोल रहा हूँ, टाइटेन वंश के विद्वान व्यक्ति थे। और इन दोनों ने, अर्थात हरक्यूलिस तथा प्रोमेथियस, इन दोनों ने ही अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्था का विरोध किया और न्यायपूर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। तो यहाँ वास्तव में तिलक को हरक्यूलिस तथा प्रोमेथियस इसलिए कहा जाता है कि तिलक ने भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध किया था और इसलिए कह दिया कि हम न्याय की प्राप्ति के लिए किन्हीं भी साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का प्रभाव तिलक के ऊपर पड़ा है। तिलक ने अपनी रचना गीता रहस्य लिखा है, तो गीता में तो साफ कहा गया है कि अपने साध्य की प्राप्ति के लिए, अगर साध्य श्रेष्ठ है तो साध्य की प्राप्ति के लिए किन्हीं भी साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें नैतिकता की कोई सौगंध नहीं उठा रखी है, पवित्र साधनों का इस्तेमाल करने की कोई कसम नहीं ली गई है, ये तिलक कह रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में एक विद्वान है V.P. वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा। बेटा V.P. वर्मा की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन। विश्वनाथ प्रसाद वर्मा पूरा नाम है। तो इनकी किताब बहुत अच्छी आती है। अगर आप जो है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो V.P. वर्मा की किताब भी आपके पास होनी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए।
वीपी वर्मा क्या कह रहे हैं? वीपी वर्मा ने वास्तव में तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद के भीष्म कहा है। नोट करें, तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद के भीष्म की संज्ञा दी है कि भारतीय राष्ट्रवाद के भीष्म है, भीष्म पितामह है ये। यस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा है। क्या कहा है? भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। और इसके बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बर्क के अनुदारवाद, मील का राष्ट्र की परिभाषा और वुडरो विल्सन का राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को स्वीकारा है। तो इन सब को स्वीकार करते हुए तिलक ने अपने राष्ट्रवाद संबंधी विचार दिए हैं। तो इनका भी महत्व है, इनका भी योगदान है, तिलक के राष्ट्रवाद विचारों का भी योगदान है। चौथा योगदान है राजनीतिक साधनों की दृष्टि से नए युग की शुरुआत। बहुत महत्वपूर्ण बात है, राजनीतिक साधनों की दृष्टि से नए युग की शुरुआत। बेटा सबसे पहले तो ये साधनों की दृष्टि से, तो इसमें देखो दो बातें हैं, साध्य, साधन। बेटा तिलक का साध्य क्या है? स्वराज्य। और साधनों की बात आती है, 4 साधनों के इस्तेमाल करने की बात करते हैं, जिनको कि खुले राजनीतिक साधनों की संज्ञा दी जाती है। तिलक के साधनों को खुले राजनीतिक साधनों की संज्ञा दी जाती है। 4 साधन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए 4 साधनों की बात की है। स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, राष्ट्रीय शिक्षा। तो बेटा तिलक का साध्य स्वराज्य है और साधन 4 हो गई। तो तिलक ने साफ कह दिया कि भाई हमने कोई कसम नहीं उठा रखी है, परिस्थिति के हिसाब से हम साधनों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मूल बात यह है कि राजनीतिक साधनों की दृष्टि से नए युग की शुरुआत की तिलक ने, क्योंकि तिलक से पहले जो ये दूसरा युग आता है, इससे पहले प्रथम युग है उदार राष्ट्रीयता का काल, दूसरा उग्र राष्ट्रीयता का काल, तीसरा गांधी युग। तो उदार राष्ट्रीयता के काल में उसका नेता गोखले हैं। तो गोखले ने अनुनय, विनय, प्रार्थना, प्रतिनिधि मंडल, सरकार से सुझाव देना, निवेदन करना, ये पद्धति अपना रहे थे। और गोखले कह रहे थे कि भाई हम सत्ता संभालने लायक हो जाएंगे तो ब्रिटिश जाति बड़ी दयालु है, वो हमें आज़ादी दे देंगे, क्योंकि ब्रिटिश शासन हमारे लिए ईश्वरीय वरदान है। तो गोखले ने ब्रिटिश शासन को वरदान, ईश्वरीय वरदान की संज्ञा दे दी। लेकिन तिलक ने साफ मना कर दिया कि ब्रिटिश शासन हमारे लिए वरदान नहीं है बल्कि अभिशाप है। और फिर इन्होंने कहा कि गोखले अर्थात उदार राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार से भीख मांग रहे हैं और भीख मांगने से कभी आज़ादी नहीं मिलती है। इसलिए तिलक ने कह दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और कहा कि हम भीख नहीं मांगे, क्योंकि स्वराज्य हमें जन्म के साथ मिला है। और ये सिखाने वाले भी, तिलक कह रहे सिखाने वाले पश्चिम वाले ये हैं। जॉन लॉक ने साफ कहा था कि बच्चे को जन्म के साथ 3 अधिकार मिल जाते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये 3 प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं जॉन लॉक, जो कि समझौतावादी विचारक है, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो जॉन लॉक ये बात कह रहे थे। जॉन लॉक ने कहा कि बच्चे को जन्म के साथ ही 3 अधिकार मिल जाते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो कहते हैं कि स्वतंत्रता तो हमें जन्म के साथ मिली है और ब्रिटेन ने हमसे छीना है तो हम भी इनसे छीनेंगे, सीधी सी बात है। तो बेटा नए युग की शुरुआत की इन्होंने, मतलब इन्होंने खुले राजनीतिक साधनों की बात की है। गिड़गिड़ाने की नीति का विरोध किया है कि हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता जन्म के साथ मिली है हमें, हम भी तो मनुष्य हैं। जब वो मनुष्य, हम भी मनुष्य, उनको जन्म के साथ आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली, तो हमें भी जन्म के साथ आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है। और उन्होंने हमसे छीना, अब हम उनसे छीनेंगे। निवेदन नहीं करना है, गिड़गिड़ाना नहीं है। 5वां, कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन। बेटा ध्यान दें, कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन, तिलक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। इधर आओ, स्वतंत्रता आंदोलन के काल को हम 3 कालों में विभाजित कर रहे हैं। प्रथम उदार राष्ट्रीयता का काल। तो उदार राष्ट्रीयता के काल को हम एक प्रकार से नरम दल भी कहते हैं, नरम दल भी कहते हैं। तो उदार राष्ट्रीयता के काल में जो नरम स्वभाव के थे, जिसका नेता गोपाल कृष्ण गोखले था, ये ब्रिटिश सरकार से अनुनय विनय की बात करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो, कटोरी में आज़ादी दे दो। कभी कटोरी में भीख मांगने से आज़ादी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तो तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन कर दिया। मतलब इन्होंने कहा कि भाई निवेदन करने से, प्रार्थना करने से आज़ादी नहीं मिलेगी, बल्कि
स्वतंत्रता हमें जन्म के साथ मिली है और ब्रिटिश सरकार ने हमसे छीन लिया है, इसलिए अब हम भी ब्रिटिश सरकार से छीनेंगे। तब जाकर के तिलक ने साफ कह दिया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इसलिए जो है कांग्रेस के चरित्र में यहाँ गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि 1885 से 1905 तक का जो काल है वो उदार राष्ट्रीयता का काल है। इसके अंतर्गत ये नरम स्वभाव के थे, ब्रिटिश सरकार से निवेदन कर रहे थे, याचना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन तिलक ने इस स्वभाव में परिवर्तन कर दिया और कह दिया कि हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, बल्कि हमें तो आज़ादी चाहिए, हम इसे छीनेंगे, लेकर रहेंगे। तो ये नरम से और गर्म में परिवर्तित हो गए, मतलब नरम दल से गर्म दल में परिवर्तित हो जाता है, नरम स्वभाव से गर्म स्वभाव में परिवर्तित हो जाता है। कौन? कांग्रेस, है ना। कांग्रेस का स्वभाव चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले निवेदन कर रहे हैं हमें आज़ादी दे दो, लेकिन तिलक ने स्वभाव को बदल दिया और कह दिया कि निवेदन करने से आज़ादी मिलने वाली नहीं है। इसलिए नरम स्वभाव से गर्म स्वभाव बन जाता है, नरम दल से गर्म दल बन जाता है, उदार राष्ट्रवादी विचारधारा से उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा बन जाता है। यही गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है बेटा, तो इन 5 बिंदुओं के आधार पर आप तिलक के योगदान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिर भले किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए या स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, मतलब BA MA में कहीं पर भी प्रश्न पूछा जाए, ये सारी बातें समझाने के बाद में बड़े अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे आपको। अब थोड़ा सा निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आधुनिक भारत के सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक प्रभावशाली व लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आधुनिक भारत के, जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो तिलक का ही नाम आता है सबसे ज़्यादा। आधुनिक भारत के सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक प्रभावशाली व लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता कौन थे? लोकमान्य बाल। लोकप्रिय राष्ट्रीय, लोकमान्य यदि कोई था तो केवल तिलक था। एक विद्वान है डॉक्टर, पूरा नाम लिखेंगे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया कह रहे हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के बिना ताज के बादशाह थे। बिना ताज के बादशाह थे, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी कहा है, क्या कहा है कि लोकमान्य तो एक ही था, लोकमान्य तो एक ही था, लोगों ने उन्हें जो पदवी दी, जो सम्मान दिया, वह राजाओं द्वारा दिए जाने वाले किन्हीं भी खिताबों से लाख गुना कीमती था। मतलब वास्तव में यहाँ लोगों ने, जनता ने तिलक को जो पदवी दी, जो सम्मान दिया, वह राजाओं द्वारा दिए जाने वाले किन्हीं भी खिताबों से, किन्हीं भी उपाधियों से लाख गुना कीमती था। क्योंकि जनता ने सम्मान दिया है, और जनता ने सम्मान दिया है इसलिए इनको लोकमान्य की पदवी दी गई थी। लोकमान्य, जनता के प्यारे, जनता के प्यारे, जनता के दुलारे, जनता की आंखों के तारे थे ये। कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नाम जरा देखो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है बेटा, तो ये तिलक का योगदान हो गया। मुझे विश्वास है आप आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में 2 धाराओं को कंप्लीट समझ चुके हैं। पहला 1885 से 1905 उदार राष्ट्रीयता का काल, सारे विचारक मैंने उसमें समझा दिए हैं उदार राष्ट्रीयता संबंधित। दूसरा काल है 1906 से 1919 उग्र राष्ट्रीयता का काल, उग्र राष्ट्रीयता का काल। इसमें लाल, बाल, पाल इत्यादि जो भी हैं वो सब मैंने समझा दिए हैं। इसके बाद में तीसरा काल आता है गांधी युग। तो हम इसके बाद में जो है शेष जो विचारक बचे हुए हैं उन सबको क्रम से एक एक करके आपको समझा देंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने सभी आपको समझा दी है। मुझे पूरा विश्वास है आप तिलक के योगदान को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।